अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी। तो ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का लेवल चेंज करता है या उनको हाई वोल्टेज या स्मॉलर वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। अब म्यूचुअल इंडक्शन आपने ये सीखा था कि दो कॉइल आप नियर बाय प्लेस करेंगे। एक कॉइल में अगर आप करंट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी नियर बाय कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। उन दोनों के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा, वो मैग्नेटिकली आपस में लिंक्ड होंगी, तो जिस वजह से पावर ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही म्यूचुअल इंडक्शन है। अब ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के अंदर दो कॉइल्स हैं, एक कोर मटेरियल है उसी के ऊपर लपेटी गई हैं, यानी सेम कोर मटेरियल के ऊपर फाउंड की गई हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल शेप जो आपको नज़र आ रही है ये कोर मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन का बना होगा। इसके ऊपर ये एक कॉइल बाउंड की गई है जिसे हमने प्राइमरी कॉइल का नाम दिया, मैंने यहाँ शॉर्ट में पी लिखा हुआ है, पी कॉइल। और यहाँ पर दूसरी कॉइल बाउंड की गई है, ये दोनों बहुत क्लोज हैं। और ये सेकेंडरी कॉइल, एस कॉइल लिखा हुआ मैंने। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स वो एनपी से डिनोट करेंगे, वोल्टेज होगा जो इसके क्रॉस वो वीपी से डिनोट करेंगे, जो करंट होगा वो आईपी से डिनोट करेंगे। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो एनएस से डिनोट करेंगे, जो वोल्टेज होगा वो वीएस से डिनोट करेंगे, और जो करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में वो आईएस से डिनोट करेंगे। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसके ऊपर आप इनपुट देते हैं किसी भी एसी सोर्स से, जैसा कि जनरेटर जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब वो आप यहाँ कनेक्ट करते हैं अगर आपने वोल्टेज लेवल को चेंज करना है तो, और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस आप आउटपुट लेते हैं। तो अब ये नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये दोनों कॉइल जो हैं वो इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट नहीं होंगी जैसा कि म्यूचुअल इंडक्शन में था, लेकिन मैग्नेटिकली वापस में लिंक्ड होंगी। तो अब आप जो इनपुट दे रहे हैं वो है एसी सप्लाई, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है वो है, और वो आपको पता है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है और पोलैरिटी भी अपनी चेंज करती है। जैसा कि आपने पिछली जो टॉपिक था, पिछला जो लेक्चर था उसमें ये एक फाइनल रिजल्ट जो निकाला था, वेव फॉर्म जो थी उसे साइनोसॉइडल वेव कहा था हमने, जो आउटपुट मिलती है एक जनरेटर से वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या करंट की, और पोलैरिटी चेंज होती है ख़ास इंटरवल के बाद। तो अब यहाँ पर इसकी वजह से देखें, अब कॉइल में जब ये करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कॉइल मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो करंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसकी नेचर ऐसी है कि वो चेंज होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी चेंज होगा विद द टाइम। इसकी वजह से प्राइमरी कॉइल जिसमें आप इनपुट दे रहे हैं उसका अपना ही फ्लक्स चेंज होगा। जब उसका अपना फ्लक्स चेंज होगा डेफिनेटली उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, तो वो हम लिख लेते हैं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इस वजह से क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी इसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपको पता है जो इंड्यूस ईएमएफ आती है वो अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर अब जो कॉइल की रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हम ज़ीरो लेंगे। उससे पहले सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ लिख लूँ फिर उससे आगे चलता हूँ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो आएगी अब प्राइमरी कॉइल के अंदर वो होगी माइनस एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज हुआ उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब वो बात जो मैं कह रहा था, रेजिस्टेंस जो है कॉइल की वो निग्लिजिबल है, यानी हमने ऐसी वायर यूज़ की हैं कॉइल को वाउंड करने के लिए जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, देखें अप्लाइड वोल्टेज को दो अपोजिशन का सामना होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ आ गई जो इसके अंदर, और दूसरा उस कॉइल की रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस भी एनर्जी ड्रॉप होती है आईआर की शक्ल में।
अब ये वाला फैक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, 0 है। तो बाकी क्या रह गया, ईएमएफ रहेगी। तो इसका मतलब है अप्लाइड वोल्टेज बिल्कुल किसके बराबर है, इस इंड्यूस ईएमएफ के बराबर है। तो अब हम अप्लाइड वोल्टेज की बात करते हैं। तो वीपी जो होगा उसकी वैल्यू लिखते हैं, यानी वोल्टेज क्रॉस प्राइमरी। तो वीपी इज इक्वल टू माइनस और साथ क्या आ जाएगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो वीपी क्या आ गया, देखिए माइनस अंदर, फिर वो माइनस के साथ एनपी और साथ में डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये क्या बन जाएगा, एनपी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि वो भी तो नियर बाय है, साथ ही पड़ी हुई है वो भी, उसका फ्लक्स भी चेंज होगा कितना, जितना प्राइमरी कॉइल का होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत क्लोज है और एक ही कोर के ऊपर वाउंड की गई हैं। जितना फ्लक्स प्राइमरी का चेंज होगा उतना ही सेकेंडरी का होगा। तो इसका भी हम कह देते हैं कितना फ्लक्स चेंज होता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसमें भी क्या आ जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी और वो अप्लाइड वोल्टेज के जो वोल्टेज है उसके बराबर होगी। तो वो आ जाएगी वी एस इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो सेकेंडरी जो कॉइल होगी वो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो वी एस लिखेंगे और वो बराबर होगी एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फ्लक्स उतना ही चेंज होगा जितना प्राइमरी का हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगी यहाँ पे। इसे क्वेश्चन नंबर 1 और इसे आप 2 कह लें। अब ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे, राइट हैंड साइड राइट पे, वी एस ओवर वी पी, और इधर आ जाएगा एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जो एट द एंड आंसर आएगा वो होगा जी वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इसे कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और इसे ट्रांसफार्मर इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें एक बात क्लियर हो गई, लेकिन वी एस बिल्कुल प्रोपोर्शनल है एन एस के, वी पी प्रोपोर्शनल है एन पी के। इट मीन्स कि जिस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी उसके क्रॉस वोल्टेज भी कम होगा। तो ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गई। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर लिखा है ना, एसी वोल्टेज को लार्जर या स्मॉलर में चेंज करता है। इसका मतलब उसकी 2 टाइप्स है। जो लार्जर में कन्वर्ट करेगा उसे हम नाम देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो कम करेगा उसको हम नाम देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वो अब देखते हैं। देखें, अब 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, अगर सेकेंडरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे प्राइमरी के बनस्बत तो हम उसे कहेंगे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ए ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके लिए कंडीशन ये है कि उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी के क्रॉस वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी से ज़्यादा हो, जिसका रिजल्ट ये होगा कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ज़्यादा होगा वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो जिसमें सेकेंडरी के जो वोल्टेज है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ए ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन। इसके लिए ये कंडीशन है कि एन पी जो है वो ग्रेटर देन हो एन एस से। नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो ये विच इम्प्लाइज दैट कह लो जो वी पी ग्रेटर देन होगा वी एस से, तो वोल्टेज क्रॉस प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज क्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये कंडीशन है जिसके तहत ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। अब बात करनी है आगे, नेक्स्ट हमने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वोल्टेज बढ़ाना और कम करना, तो फिर ये पावर कैसे उसके अंदर जो है ना वो मेंटेन रहेगी और कैसे पावर प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होती है, उसके बारे में भी ये बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन
of electric power over लॉन्ग डिस्टेंस। ज़ाहिर सी बात है हर सिटी में जो है ना वो पावर प्लांट नहीं है बिजली का। जैसे मुल्तान है तो मुल्तान में तो पावर प्लांट नहीं है बिजली का, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी बिजली बाहर से आएगी किसी और सिटी से। तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन लाइन, उसके ज़रिए पावर कैसे यहाँ तक डिलीवर हो सकेगी। तो देखें वहाँ जो पावर स्टेशन है वहाँ जनरेटर होगा, उसका जो कॉयल है उसको किसी टरबाइन के साथ कनेक्ट होगा, या तो वाटर फॉलिंग से या फिर हाई प्रेशर स्टीम से उसको रन करवाया जाता है, तो जिसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको वो सिंपली जो है ना वो मिल जाता है, एक यानी आउटपुट मिलना शुरू होती है वहाँ से जनरेटर से अल्टरनेटिंग जो है वो ईएमएफ और करंट। फिर आप उसको पावर ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए उसका वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट की वैल्यू कम कर देते हैं। कैसे, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। एक बार फिर इसके फार्मूले पे आता हूँ। फर्ज करें एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप है, तो इस पे प्राइमरी के क्रॉस कम, सेकेंडरी के क्रॉस ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। यहाँ इनपुट देनी है आपने और यहाँ आउटपुट लेनी है। इनपुट कहाँ से आएगी, जनरेटर जो आपको दे रहा है वो यहाँ अप्लाई कर दें। फर्ज करें जनरेटर हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है 200 वोल्ट और करंट हमारे लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है 100 एम्पेयर। तो अब यहाँ पर जो पावर डिलीवर हो रही है अगर वो देखें तो पावर का फार्मूला P=VI, तो वो आती है 20,000, यहाँ पे 20,000 वाट। अब सेकेंडरी कॉयल यानी कि जैसे ही ये इनपुट देंगे प्राइमरी कॉयल का फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि चेंजिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो चेंजिंग करंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा प्राइमरी का, उसकी वजह से सेकेंडरी का भी चेंज होगा, जिससे हम कहेंगे कि ये पावर जो है ना वो प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। ये मैग्नेटिकली आपस में लिंक होंगी लेकिन इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है, और ये स्कोर के ऊपर इनको बाउंड किया जाता है, वो इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर होता है। तो अब नेक्स्ट देखें, पावर इधर ट्रांसमिट हुई तो क्या हुआ, वोल्टेज जो है वो 200 की बजाय वो हो गए 10,000 वोल्ट, और जो करंट हो गया वो 2 एम्पेयर। तो पावर देखें फिर कितनी आई, 20,000। पावर उतनी की उतनी ही रही, यानी हमने एनर्जी को नहीं बढ़ाया ना कम किया, जस्ट हमने वोल्टेज को स्टेप अप किया है और करंट हमने कम कर दिया है। अब वोल्टेज क्या चीज़ था, अगर आप थोड़ा रिमाइंड करें, चैप्टर नंबर 13 में जाएं या 12 में चले जाएं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई बाय द सोर्स, यानी पर यूनिट चार्ज के पास जो एनर्जी होगी जो सर्किट में डिलीवर कर रहा है उसे हम वोल्टेज इन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, उसका यूनिट होता है। तो अब करंट किसे कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितने चार्जेस गुजर जाएंगे पर्टिकुलर पॉइंट से एक यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम करंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर करंट कम करने से क्या होगा, ये कि ये पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया उधर पावर स्टेशन के अंदर, उसने स्टेप अप कर दिया। अब ये जो हाई वोल्टेज और स्मॉल करंट हम लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो लाइन है उसके ऊपर हम डाल देंगे, तो वो जो वायर्स हैं वो पहुंचेंगी दूसरे एंड तक। अब यहाँ आगे अब हमारे पास जो डिवाइसेस हैं हमारे घरों में वो तो 10,000 या 11,000 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट नहीं करती, इस वजह से हम ये वोल्टेज जो है ना वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते अपनी डिवाइसेस को ऑपरेट करवाने के लिए, क्योंकि हमारी जो अप्लायंसेस हैं वो सारी 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती हैं। तो फिर यहाँ आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों के अंदर जो है ना वो जगह जगह जो है ट्रांसफार्मर है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि हाई पावर लाइन से पावर लेते हैं और उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ फिर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो जो पावर पहुँची थी आपकी 20,000 वाट, जिसमें मैंने कहा था पोटेंशियल कितना है 10,000 वोल्ट और करंट कितना चल रहा था 2 एम्पेयर। और अब यहाँ इसने स्टेप डाउन कर दिया, इसने वापस क्या कर दिया, वही वोल्टेज 200 कर दिए और करंट उसने 100 एम्पेयर बना दिया। पावर फिर दोबारा कितनी रही, 20,000 वाट ही रही। ये तो मैं आइडियल केस डिस्कस कर रहा हूँ, पावर लॉस ही नहीं करवा रहा, जितनी इनपुट उतनी आउटपुट है, लेकिन रियलिटी में तो पावर लॉस होती है, उसकी डिफरेंट रीजन हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये हम कम नहीं कर सकते। अगर हमने यही चीज़ पुट कर दी डायरेक्ट विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को करंट को ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर ही हमने लाइन पे पुट कर दिया ट्रांसमिशन लाइन पे, तो दूसरे एंड तक पावर में भी डिलीवर हो ही ना पाए, रास्ते में सारी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर आपको याद हो हीट
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने पढ़ा था। तो देखें आई स्क्वायर आर टी, इसमें टाइम वाला फैक्टर 24 आ रहा है, वो तो टाइम तो समझ लें कम हो ही नहीं सकता, वो तभी होगा जब बिजली बंद करेंगे। उसके बाद आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब वायर जो है एक सिटी से दूसरी सिटी तक वो बहुत लेंथी होगी, किलोमीटर्स के अंदर होगी, हंड्रेड्स किलोमीटर के अंदर होगी, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये भी कम नहीं हो सकती। अच्छा, बहुत अच्छा कंडक्टर यूज़ नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिकली सूट नहीं करेगा। करंट और वो उसका स्केयर है। अब यहाँ अगर ये 100 यहाँ पुट करते हैं तो 100 का स्केयर क्या आ जाएगा, वो तो 1 लाख चला जाएगा। तो मतलब हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह क्या है, 100 एम्पेयर करंट। 100 एम्पेयर करंट का क्या मतलब है, 100 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वायर। यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी एक पर्टिकुलर हिस्से से एट अ टाइम या एक यूनिट टाइम के अंदर 100 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। अब इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लॉस होगी। इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि 100 कूलम चार्ज जो एनर्जी लेके आ रहा था, यानी हर कूलम के पास कितनी एनर्जी थी, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का ये मतलब है कि 200 जॉल पर कूलम, यानी हर कूलम चार्ज के पास 200 जॉल एनर्जी थी, और वो टोटल अमाउंट जो थी 20,000 वाट पावर डिलीवर कर रहा था। लेकिन जब हमने उसको स्टेप अप किया तो हमने क्या कर दिया, 2 एम्पेयर करंट और वोल्टेज जो है वो 10,000 कर दिए। यानी कि हमने 2 कूलम चार्ज फ्लो करवाया पर सेकंड के ऊपर, और हमने 1 कूलम को 10,000 जॉल एनर्जी दे दी। अब 2 कूलम चार्ज कम है एज कम्पेयर टू 100 कूलम। यहाँ देखें, जब 2 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, यानी 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली आई उसका स्केयर है ऑल दो, लेकिन 2 का स्केयर 4 होगा, और 100 का स्केयर देख लें कितना ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया, जो हीटिंग इफेक्ट है वो कितना रिड्यूस हो गया इस तरह करंट को कम करने से। आपने पहले जो एनर्जी जो थी वो 100 कूलम चार्ज के पास थी, यानी 100 कूलम चार्ज जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था फ्लो करके, और हर कूलम चार्ज के पास 200 जॉल एनर्जी थी। लेकिन आपने क्या किया, जो चार्जेस हैं उनको कम कर दिया, नंबर ऑफ चार्जेस कम हुए तो करंट कम हुआ। करंट कम होने से क्या हुआ, जो पर यूनिट चार्ज पे एनर्जी थी वो बढ़ा दी। आपने 2 कूलम चार्ज यूज़ किया, लेकिन हर कूलम को आपने 10,000 जॉल एनर्जी प्रोवाइड की, और बात फिर वहीं आ गई कि यानी जैसे अब एक है, आप कहें जी अपनी क्लास में जाएं 2 गिलास पानी लेके आएँ, अब वो यानी कि जो आपने पानी लेके आना है अब या पीना है, तो वो बजाय 1 या 2 बच्चे जाएँ लेने के लिए, अगर वो 7-8 चले जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वो 2 या 1 ही जाएगा तो डेफिनेटली वो तब भी ट्रांसमिट हो सकता है। या अगर आपने कोई सामान शिफ्ट करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपके पास अगर नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा है और जगह कम है वहाँ से गुजरने की, डेफिनेटली वो सामान तो ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन वो आपस में कोलाइड करेंगे तो लॉस होगा, सामान जो है वो ख़राब भी होगा। लेकिन अगर वही 2 आदमी होंगे जो उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, वो जो नैरो प्लेस है उस पे वो उनका कोलिजन भी बहुत कम होगा, तो नुकसान भी कम होगा। तो ट्रांसमिट तो हो जाएगा, बस ये होगा कि उन 2 आदमियों को पहले से ज़्यादा लोड उठाना पड़ेगा। इसी तरह 2 कूलम चार्ज को एनर्जी ज़्यादा मिली थी, और एट द एंड उनका हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ, कम। फिर दूसरे एंड पे आगे क्योंकि वो ये सूट नहीं करता, 10,000 वोल्ट या 11 रियलिटी में 11,000 होते हैं जो हम तक पहुंचते हैं, जो घरेलू सार्फिन है उनके तक, तो 10,000 वोल्ट पर और 2 एम्पेयर करंट ये सूट नहीं करता। हमने आगे पैरेलल कम्बिनेशन में पावर डिलीवर करनी है, वोल्टेज सबका सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। तो अगर एक गली का एक ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया, 200 वोल्ट हर घर को मिलेगा। अगर 10 घर हैं, 10 एम्पेयर करंट जो है वो हर घर को मिल जाएगा, यानी 100 एम्पेयर है, वो डिवाइड हो जाएगा करंट। पैरेलल कम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो अप्लायंसेस जो है ना आराम से ऑपरेट करती हैं। फिर घर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है जगह जगह पे, जैसे आपने फ्रिज के ऊपर देखा स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज कम भी हो जाए फिर भी वो पूरा कर सकता है, वो स्टेबलाइजर है। उसकी एक रेंज होती है कि 150 तक अगर ड्रॉप करेंगे उसको मेंटेन कर लेगा 220 तक। और जैसे जो हमारे मोबाइल चार्जर हैं उनको देखें, अब मोबाइल की बैटरी 3.5 वोल्ट की या 3.7 वोल्ट की होती है, आप उसको 220 वोल्ट के साथ अटैच करते हैं, फिर बैटरी डीसी स्टोर करती है और वो एसी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो चार्जर होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो 220 वोल्ट को
3.5 वोल्ट में या 3.7 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर मोबाइल का जो चार्जर आता है वो उसी को लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि वो उसके बैटरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद वो फिर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रेक्टिफायर में से गुजरना होता है, उसी चार्जर के अंदर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, फिर फिल्टर में से गुजरता है वो, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन वो खत्म होती है, फिर वो डीसी करंट बैटरी में जाकर स्टोर होता है। इस तरह यूपीएस भी इसी तरह काम करता है, वो भी स्टेप डाउन, पहले उसके साथ जो वो आप बैटरी अटैच करते हैं यूपीएस के साथ, वो 12 वोल्ट की होती है। वो आप सिंपली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उसके अंदर, वो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और फिर बैटरी को सप्लाई देता है। रेक्टिफायर से गुजारने के बाद अल्टरनेटिंग को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को सप्लाई, बैटरी को स्टोर करती है। उसके बाद कभी पावर इंटरप्ट करती है तो यूपीएस आपको पावर सप्लाई देने लग जाता है फ्रॉम बैटरी से। बैटरी से जो वो लेगा उसके बाद उसे डीसी मिलेगा, उसने आपको प्रोवाइड करना है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। और फिर उसके अंदर एक ऑसिलेटर लगा होता है जो कि उसको वापस डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से पावर लॉस जो है वो मैनेज किया जाता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये चीज़ होप्स आपको कुछ समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट जो है वो पावर लॉसेस के बारे में है और एफिशिएंसी है, वो देखते हैं। देखें, अभी आपने जो एग्जांपल सीखी उसको मैथमेटिकली देखें। ये प्रिंसिपल है ट्रांसमिशन का जो हमने अभी डिस्कस किया है एक बड़ी एग्जांपल के साथ। अब देखें, इनपुट पे जो पावर है उसे हम डिनोट करते हैं वीपी आईपी। पावर का फार्मूला था P = VI, और सेकेंडरी पे जो आपको आउटपुट मिलती है वो VS और IS, ये पावर है। अब इसमें ज़रा रेशो निकालिए, ये वोल्टेज इधर डिवाइड कीजिए, VP/VS, और इधर आ जाएगा IS/IP। अब ज़रा इसको गौर से देखिए, VP ऊपर है लेकिन IP इधर नीचे है, मतलब वोल्टेज और करंट आपस में इन्वर्सली हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे एक साइड पे तो दैट इज़ बार उस साइड पे करंट कम होगा, नंबर ऑफ चार्जेस कम होंगे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, पावर उतनी रहेगी। यहाँ देखें VS नीचे, IS ऊपर है। तो ये उसका प्रिंसिपल है ट्रांसमिशन का जो भी आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं पावर लॉसेस की। पावर जो लॉस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी इनपुट जो है वो ज़्यादा होती है, आउटपुट में थोड़ी कम मिलती है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसमिशन, जैसे मैंने आपको भी बताया, हीटिंग इफेक्ट है, वो तो आएगा। इसके अलावा कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसी फिनोमिनाज हैं जिनकी वजह से जो है ना करंट, जो पावर है हमारी वो लॉस होती है। उसमें पहला फैक्टर जो है वो एडी करंट। अब ये एडी करंट क्या चीज़ है, वो जो कोर मटेरियल था जिसके ऊपर कॉइल्स को वाउंड किया गया था, जैसे ये था अभी, यानी ये कोर मटेरियल था, उसके ऊपर कॉइल्स को वाउंड किया गया था। अब ये जो कोर मटेरियल है ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी आयरन का बना होता है। तो आपने क्या करना है, जब पावर सप्लाई देनी है इनपुट पे, फ्लक्स चेंज होगा तो इसका भी तो फ्लक्स चेंज होगा साथ में, कोर मटेरियल का, इसमें इंड्यूस करंट आएगा। तो वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो उस चेंज को अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली ये अपोजिंग फैक्टर में आता है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो कोर मटेरियल है वो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो आपकी पावर लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये एडी करंट जो है उसको नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसलिए उसका उनके नाम से एडी करंट रख दिया। तो है वो इंड्यूस करंट ही, और उस लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपोज भी करेगा उस चेंज को जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं हम। उसके लिए है कि आप जो कोर मटेरियल उसको लेमिनेट करें। अब लेमिनेशन कैसे करते हैं, देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोर है पूरी, ये सॉलिड, तो आप उसकी यानी कि जो प्लेट्स की शक्ल में ले लें उसे बारीक, जैसे एक प्लेट फिर इंसुलेशन, फिर दोबारा दूसरी प्लेट फिर इंसुलेशन, फिर इस तरह हर प्लेट्स के दरमियान, यानी वो आप जोड़ेंगे छोटी छोटी प्लेट्स, तो इस तरह ये कोर मटेरियल बन गया। अब ये दिखने में सॉलिड आ गया, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपने इंसुलेशन की हुई है, लेमिनेशन कर दी उसकी। ये लेमिनेशन करने से क्या हुआ, वो जो करंट है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। अगर ऐसे सीधे रख देंगे फिर तो धीरे धीरे करंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर जैसे एक कवर फिर आगे इंसुलेशन, फिर कवर फिर इंसुलेशन, फिर कवर फिर इंसुलेशन, इस तरह से अगर लेमिनेशन कर देंगे तो फिर जो करंट है उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी और जो हीटिंग फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा जो इसमें पावर लॉस होती है वो है हाइस्टेरिस लॉस। मैंने अभी बोला कि ये जो मटेरियल है
कोर मटेरियल ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी जब आप कॉइल में इनपुट देंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट बनेगा, और फिर जो वो करंट कम होगा, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो ये भी डीमैग्नेटाइज होगा। यानी इसने बार बार क्या होना है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, क्योंकि जो करंट आ रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रही है। इसकी वजह से ये जो कोर मटेरियल है वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज फिर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो हर साइकिल में से कुछ पोर्शन, एसी साइकिल में से जो इनपुट पे आप दे रहे हैं वो इस कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने के लिए लॉस हो जाता है। इसलिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली ही डीमैग्नेटाइज हो जाए, जैसे कि सॉफ्ट आयरन, तो उसका हाइस्टेरिस लॉस कम होता है। ये जो लॉस हुआ है ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग द कोर मटेरियल, उसे हाइस्टेरिस लॉस कहते हैं। तो इसको कम किया जा सकता है, आप ऐसा कोर मटेरियल का मटेरियल यूज़ करें जो इजीली मैग्नेटाइज हो और इजीली डीमैग्नेटाइज हो, ताकि ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो इस प्रोसेस के लिए। और लास्ट बात जो है इसमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो नॉर्मली कैसे कैलकुलेट की जाती है, आउटपुट ओवर इनपुट से, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो पावर लॉसेस की वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल जो हमने डिस्कस किया उस जैसा तो वर्क नहीं करता, हमेशा आउटपुट कम होती है इनपुट से, तो एफिशिएंसी जो होगी वही आउटपुट ओवर इनपुट और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100% इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इस एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं कि कोर मटेरियल जो है वो सॉफ्ट आयरन का यूज़ करें, उससे एनर्जी लॉस कम होगा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का, जिसे हिस्टेरिस लॉस बोल रहे हैं। कोर मटेरियल को लेमिनेशन कर दें, शीट्स जो बनाएं उसकी लेमिनेट कर रहे हैं हर स्टेप को, तो उससे एडी करंट रिड्यूस होगा, हीटिंग फैक्टर कम हो जाएगा उसके अंदर। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है वो आपने क्लोज रखनी है, उनकी कपलिंग जो है अच्छी करनी है, और फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो ज़ाहिर सी बात है, मतलब दोनों अगर क्लोज होंगी तो इक्वल फ्लक्स चेंज होगा और आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी। और रेजिस्टेंस जो है प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की, जिस वायर से वो वाउंड की गई हैं, वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस कम से कम रखें। तो ये कुछ 3-4 स्टेप हैं जिसकी वजह से आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, ये जो पावर लॉसेस हैं, और इसके अलावा ये जो एफिशिएंसी है ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये चीज़ें शॉर्ट में भी आती हैं। लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन तो नहीं आता जी, जो जो बात वो पूछेगा वो बात आपने एक्सप्लेन करनी होती है। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। अगर कोई बात आपको ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। आपका चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।